मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज से हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फार्माकोलॉजी को हम उच्चारण कैसे करते हैं, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो फार्माकोलॉजी, इसको हम फार्माकोलॉजी नहीं बोलेंगे, फार्माकोलॉजी हम बोलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप धीरे धीरे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आई एम श्योर कि एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फार्माकोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ बेसिक्स है। बेसिक्स का मतलब है कि थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगी ताकि बाद में जो टॉपिक्स आएंगे उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होगी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी का सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फार्माकोलॉजी शब्द है ये दो शब्द से मिलकर के बना है और वो जो दोनों शब्द है वो ग्रीक शब्द है, मतलब ग्रीक वर्ड है। तो पहला ग्रीक वर्ड कौन सा है? जैसे कि लैंग्वेज हिंदी होती है वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज होती है। तो पहला ग्रीक शब्द कौन सा है? फार्माकॉन। और दूसरा कौन सा है? लोगोस। अब मतलब क्या है? इन्हीं दोनों ग्रीक वर्ड से मिल करके क्या बना है? फार्माकोलॉजी बना है। तो फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब हम अगर समझे तो दवाई। ठीक है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी को हम अगर हिंदी में बोले तो उसका मतलब अध्ययन। ठीक है, तो दवाइयों का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? मेडिसिन के स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फार्माकोलॉजी। अब इसके डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। डेफिनेशन को देखने से पहले हम ये समझेंगे कि फार्माकोलॉजी 100 साल पहले इसको हम किस नाम से जानते थे? तो 100 साल पहले हम इसको मैटेरिया मेडिका के नाम से जानते थे और आज के डेट में हम इसको फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब हम मेडिसिन का स्टडी करते हैं, जब हम दवाइयों का अध्ययन करते हैं, तो 100 साल पहले क्या था? मैटेरिया मेडिका और अब फार्माकोलॉजी, जिसमें दो शब्द ग्रीक शब्द है और एक का मतलब होता है ड्रग्स और एक का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन और ड्रग्स का मतलब होता है दवाई। मतलब अगर सिंपल से हम समझे कि दवाइयों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। अब इसके डेफिनेशन को हम समझेंगे कि मेडिकल टर्म में इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द ड्रग्स एंड देन एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें किसके बारे में डील किया जाता है, जिसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो दवाइयों के बारे में और दवाइयों का जो प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है और जानवर पे पड़ता है। मतलब जो दवाइयाँ होती है वो मनुष्य के लिए भी होती है और जानवरों के लिए भी होती है। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें फार्माकोलॉजी में कि ये जो अगर मान लीजिए कि ये अगर कोई टैबलेट है तो ये टैबलेट कैसे बनी है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, मतलब किस किस पदार्थ से मिल करके ये टैबलेट बनी हुई है और जब हम ये टैबलेट खा लेते हैं तो हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम दवाई के बारे में भी और उसके प्रभाव के बारे में भी फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसको मेडिकली हमने कैसे डिफाइन किया? फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी विज्ञान है जिसमें हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं और उसके प्रभाव मनुष्य पर या फिर जानवर पर कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी को हम दो ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं। इसकी दो शाखाएं होती है। तो पहला क्या? पहला है फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, और दूसरा है फार्मेकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोलॉजी में हमने समझ लिया कि एक में हम दवाई के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। अब इसको दो भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या था? पहला है फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो ड्रग्स है, ये जो दवाई है, जब हमारे बॉडी में जाती है तो वो किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वो किस तरह से अवशोषित होती है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, मतलब हमारे बॉडी में एक अंग से दूसरे अंग में, मतलब जब वो अवशोषित हो जाती है तो वो खून में मिल जाता है। कोई भी चीज़, जो भी हम खाना खाते हैं या फिर हम कुछ भी खाते हैं तो वो सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले वो अवशोषित हो जाएगी। अवशोषित हो करके वो जाएगी ब्लड में, हमारे खून में, और फिर खून से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी, पूरे बॉडी में संचारित होगा। ठीक है, वो वाला खून जिसमें खाना है, पोषक तत्व है, या फिर अगर कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं तो वो भी फिर बाद में जाकर के खून में मिल जाती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो वो जब मिक्स हो जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि किस किस पार्ट में, बॉडी के किस किस अंग में वो जाएगी दवाई। उसके बाद मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि अगर हमने कोई चीज़ खाया है तो हम
उसको जो ऊर्जा बनता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वो किस तरह से होता है, और एक्सक्रीशन मतलब अगर कोई दवाई है तो वो लास्टली कैसे बॉडी से फिर बाहर आती है। तो हम समझ सकते हैं इसमें एक सिंपल भाषा में कि जब हम दवाई लेते हैं तो वो दवाई हमारे शरीर में यानी कि मुंह से जाती है और फिर बॉडी में किस तरह वो कहाँ कहाँ जाती है, मतलब अगर कोई भी अंग में जाती है उसके बाद लास्टली वो बॉडी से बाहर कैसे निकलती है। तो ये सभी के बारे में हम पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स में, मतलब ड्रग के साथ, दवाई के साथ क्या क्या होता है इसमें हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, फार्मेकोडायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये जो दवाई जो हमने खाया है वो बॉडी के बहुत सारे अंगों तक गई है। अब अंगों तक जाने के बाद, ब्लड में मिक्स होने के बाद क्या होगा, उसका इस दवाई का असर क्या दिखता है हमारे बॉडी पे, इसको हम पढ़ते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स में। बात सेम हो गई कि दवाइयों के बारे में इसमें पढ़ेंगे और इसमें उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। बात हो रही दवाइयों के बारे में, मतलब ड्रग्स के बारे में, तो आप ये बिल्कुल भी ना समझे कि इसके जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। टफ कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको कैप्चर करते हैं, किस तरह से आप सीखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि मेडिसिन किस तरह से हमारे बॉडी में जाती है और उसका एक्शन किस तरह से होता है, मतलब उसका प्रभाव किस तरह पड़ता है हमारे बॉडी पे। तो हम जो दवाइयां लेते हैं उसके कुछ रूट्स होते हैं, उसके कुछ माध्यम होते हैं, या फिर कह लीजिए उसके कुछ रास्ते होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं होगा। मैं बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स से आपको समझाना स्टार्ट करूंगी, उसके बाद हम धीरे धीरे करके लॉन्ग टॉपिक्स को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो रूट्स मतलब रास्ता, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब हम दवाई खाते हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब हो गया मेडिसिन, ठीक है, मतलब दवाइयां। तो जो रास्ते होते हैं, एक मनुष्य कैसे दवाइयों को लेता है, आप जानते होंगे कि मुंह से लेता है, इंजेक्शन से लेता है, लेकिन जो मेन वे है वो क्या है, मेन जो रास्ता है वो क्या है, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, पहला इंटेरल रूट और दूसरा है पैरेंटेरल रूट। इंटेरल रूट में आप समझ सकते हैं कि ऐसे जिसमें हम बॉडी में छेद नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर हम कोई चीज जैसे कि सुई से हम चुभोते नहीं है पेशेंट को, आप समझ सकते हैं, मैं बहुत नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है। और पैरेंट्रल में क्या है, पैरेंट्रल रूट में है कि आपको बॉडी के अंदर ऊपर से छेद करके दिया जाता है मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं इन दोनों चीजों को। तो इंटेरल में क्या क्या माध्यम आ गए, इंटेरल में माध्यम आ गए ओरल रूट, मतलब आप मुंह से दवाइयां ले सकते हैं। अगर कोई हम टैबलेट खाते हैं तो हम मुंह से खाते हैं और पानी से खाते हैं। अब इस रूट का फायदा क्या है, फायदा ये है कि पेशेंट को दर्द नहीं होगा, बहुत इजी है, और पेशेंट खुद से भी ले सकता है। कभी भी उसको हम कोई भी अगर डोज बोलेंगे कि आपको अगर ये डोज इतने समय में लेना है, 2 से 3 बार लेना है, 4 बार लेना है, 5 बार लेना है, या फिर आपको एक बार ही लेना है, तो वो खुद से भी ले सकता है, ठीक है। तो इसमें एडवांटेजेस इसके ये है, इसका जो फायदा है वो ये है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि हम ऐसी दवाइयां जो कि थोड़ी सी जलती है उसको हम मुंह के द्वारा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कोई कोई जो दवाइयां होती है उसकी जो टेस्ट होती है वो बहुत ज्यादा गंदी होती है, तो बच्चे उसको नहीं खाते हैं। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। दूसरा क्या है, दूसरा है नेजल रूट। नाक से हम दे सकते हैं, नाक से स्प्रे के रूप में दे सकते हैं, ड्रॉप के रूप में दे सकते हैं, जो छोटा सा जो बूंद आता है उसके रूप में हम दे सकते हैं। तो नेजल रूट के माध्यम से भी हम सारी दवाइयों को नहीं दे सकते हैं, कुछ गिनी चुनी ही होती है जिनको हम नाक के माध्यम से हम उस दवाई को देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेजल रूट, ठीक है। रूट का मतलब होता है रास्ता। उसके बाद क्या, उसके बाद है सबलिंगुअल रूट, मतलब जीभ के नीचे कोई कोई दवाई ऐसी होती है जिसको हम जीभ के नीचे रखने को बोलते हैं पेशेंट को, और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब लाभ क्या है इसका, ऐसे दवाइयों का लाभ क्या है, लाभ ये है कि उसके बॉडी में धीरे धीरे जाएगी और उसको दर्द महसूस नहीं होगा। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि बॉडी में मेडिसिन काम करना बहुत लंबे समय के बाद शुरू करेगी। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में पहले वो क्या होगा, पहले यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो बॉडी में फिर सर्कुलेट होगा ब्लड के माध्यम से, तो संचालित होने में बहुत टाइम लग जाता है, जो हम मुंह से लेते हैं और जो हम सबलिंगुअल रूट मतलब जीभ के नीचे लेते हैं, लेकिन ओरल से ये ज्यादा फास्ट होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं विजाइनल रूट, मतलब विजाइना में डायरेक्टली। अब विजाइना क्या होती है, जहां से एक महिला जहां से सेक्स करती है उस वाले एरिया को हम बोलते हैं विजाइना। अब मैंने आपको बताया है, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए हैं इस वाले
टॉपिक पे, तो यहाँ से जहाँ से पीरियड्स निकलता है और ये हो गई आपकी, ठीक है, तो यहाँ से पीरियड्स निकलता है हर महीने एक महिला को, तो इस वाले रूट में जहाँ से सेक्स की जाती है, ठीक है, तो इस वाले रूट में डायरेक्टली अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो कुछ मेडिसिन, कुछ दवाई ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली बॉडी में बाहर से इसी में इंसर्ट की जाती है, इसी में डाली जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेजाइनल रूट। तो बहुत सारे दवाइयाँ ऐसी होती है जो कि वेजाइनल रूट में डायरेक्टली डाली जाती है अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी महिला को तब। लेकिन हमेशा आप इस रूट का यूज, इस वे का यूज आप नहीं कर सकते हैं, ये है इसका डिसएडवांटेजेस। उसके बाद क्या है? रेक्टल रूट। रेक्टल का मतलब होता है जहां से मल पास होता है, मतलब स्टूल जहां से निकलता है, हम खाते हैं और कुछ वेस्ट बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है उसको हम बोलते हैं मल, या फिर हम बोल सकते हैं उसको स्टूल। तो वो जो रास्ता होता है जहां से स्टूल पास होता है, अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कब्ज की समस्या है, तो फिर जिस तरह हमने वेजाइना में इंसर्ट किया है डायरेक्टली मेडिसिन को, उसी तरह हम रेक्टम में क्या करेंगे? रेक्टम, अगर ये रेक्टम है तो रेक्टम में डायरेक्टली हम सपोजिटरीज, क्या होती है स्पेलिंग? SUPP, सपोजिटरीज दी जाती है पेशेंट को, डायरेक्ट रेक्टम में हम देते हैं तब जब उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर हम एनीमा दे सकते हैं, ठीक है, या तो हम एनीमा दें अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है पेशेंट को, या फिर हम सपोजिटरीज दे सकते हैं जब उसको कब्ज बहुत ज़्यादा हो जाती है तब। अब ये वाली जो दोनों मेडिसिन है, ये वाली जो दवाई है, वो एक तरह से डायरेक्टली रेक्टम में ही इंसर्ट की जाती है, मतलब बाहर से डायरेक्टली इस वाले पार्ट में इंसर्ट की जाती है, इस वाले पोर्शन में इंसर्ट की जाती है जहां से मल पास होता है। तो ये वाला जो रूट है, ये वाला जो रास्ता है, वो भी आता है इंटेरल रूट में। तो मेन कितने हो गए? 2 रास्ते होते हैं, मेनली होते हैं इंटेरल रूट और दूसरा होता है पेरेंटल रूट। इसमें क्या होगा? इसमें बॉडी को पेनिट्रेट नहीं करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर छेद नहीं करते हैं जैसे इंजेक्शन से करते हैं। तो इंजेक्शन का जिसका नाता नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेरल रूट। इसमें मुंह के द्वारा हो गया, उसके बाद बॉडी में जहां जहां होल है, नाक के द्वारा हो गया, जीभ के अंदर हो गया, वेजाइना के पास से हो गया, और रेक्टम के पास से हो गया जहां से मल पास होता है। अब हम देख लेते हैं पेरेंटेरल रूट, ये क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इंजेक्शन और सिरिंज। एक इंजेक्शन का मतलब क्या है? अब आप समझेंगे कि डिफरेंसेस क्या होते हैं इंजेक्शन और निडल में और सिरिंज में, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अगर ये इंजेक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, इंजेक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सुई के माध्यम से बॉडी में क्या करते हैं? बॉडी में छेद करते हैं, मतलब बॉडी को पेनिट्रेट करते हैं। मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे? अगर हमें बॉडी में होल करना है सुई के माध्यम से, उसको हम बोलेंगे पेनिट्रेट। अब उसकी स्पेलिंग क्या होगी? पेनिट्रेट, ठीक है, उसकी स्पेलिंग ये होगी, पेनिट्रेट करते हैं हम, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। अब सिरिंज क्या होगी? सिरिंज ये होगी जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है जहां से पीछे से पिस्टल होता है ये, ठीक है। अब इसके आगे में लगा होता है निडल, इस तरह आगे में निडल, तो ये हो गई निडल और ये वाली पूरी पोर्शन हो गई सिरिंज, ठीक है। तो आप समझिए कि इंजेक्शन एक प्रोसेस है और पेनिट्रेट करते हैं हम निडल के माध्यम से, मतलब सुई के माध्यम से, और ये वाले जो ऊपर वाला जो प्लास्टिक का बना होता है इसको हम बोलते हैं सिरिंज। तो आप ये समझ गए होंगे, दिस इज प्रोसेस, सिरिंज एंड निडल, ठीक है। अब पेरेंटल रूट में क्या क्या होते हैं? पेरेंटल रूट में सबसे पहले हम देखते हैं सबक्यूटेनियस। देखिए, हमारी जो स्किन है, जैसे कि अगर ये स्किन है, ठीक है, तो ये स्किन के मेनली 4 लेयर होते हैं, मुख्य प्रकार से 4 सतह होती है। अब वो 4 सतह कौन सी है? मान लीजिए कि ये स्किन है, ठीक है, मैंने यहाँ का एक टुकड़ा काटा, तो जब हम रखेंगे, मान लीजिए कि अगर आपने टेबल पे रखा है ये, ठीक है, टेबल पे रखा है, तो अगर आपने टुकड़ा काटा है अपने स्किन का, तो वो कुछ इस टाइप का हल्का सा मोटा दिखेगा और उठा हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसे काट लिया है एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 सतह दिखेंगे, 1 2 3 4। देखिए, ऊपर वाला जो है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ये ऊपर वाले को, ठीक है, सबसे ऊपर वाले को एपिडर्मिस, जो ये वाला दिखता है हमें। उसके बाद हम बोलते हैं डर्मिस, DERMIS, डर्मिस की स्पेलिंग क्या होगी? DERMIS, और एपी लग जाएगा, मतलब इसके बगल में क्या लगेगा?
EPI, ठीक है, तो हो जाएगा एपिडर्मिस। उसके बाद आएगी सबक्यूटेनियस या फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या होगा, HYPO। अब हाइपो का मतलब होता है नीचे, यानी कि जो डर्मिस है उसके नीचे, और एपी का मतलब होता है ऊपर। तो सबसे पहले क्या हो गई, सबसे पहले हो गई एपिडर्मिस, उसके बाद क्या हो गई डर्मिस, उसके बाद क्या हो गई हाइपोडर्मिस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस, और सबसे लास्ट में आती है आपकी मसल लेयर, जहां पे आपका मसल होता है। तो इस तरह से 4 लेयर देखने को मिलती है। तो जब हम इंजेक्शन देते हैं तो हम ये चारों लेयर में से किसी भी लेयर में दे सकते हैं, मतलब स्किन के 4 जो सतह होते हैं उसके किसी भी सतह पे हम उस दवाई के अकॉर्डिंग जिसको जहां पे देना है इंजेक्शन, वहां पे हम दे सकते हैं। तो पहला मैंने क्या लिखा है, आप इंजेक्शन जो एक प्रोसेस है निडल और सिरिंज के माध्यम से आप कहां पे इंजेक्शन दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस, मतलब किस वाले लेयर में, तीसरे वाले लेयर में आप दे रहे हैं, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इंट्राडर्मल, मतलब डर्मिस जो है, जो दूसरी वाली सतह है उसमें आप दे रहे हैं। इंट्रा का मतलब होता है अंदर में, और डर्मल का मतलब हो गया डर्मिस। तो क्या होगा कि दूसरी वाली सतह में आप इंजेक्शन दे रहे हैं। पहली क्या थी, एपिडर्मिस, और दूसरी क्या थी, डर्मिस। तो डर्मिस में इंट्राडर्मल, मतलब डर्मिस के अंदर आप दे रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे इंट्राडर्मल। ये हो गई तीसरी लेयर, ये हो गई दूसरी लेयर। उसके बाद क्या है, इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रा का मैंने आपको बताया कि अंदर, किसमें, मसल्स में, मतलब सबसे चौथी वाली। अब हमने 3 सतह में इंजेक्शन दे दिया है। पहला कौन सा था, सबक्यूटेनियस, तीसरी वाली को इंजेक्शन दे दिया, इंट्राडर्मल, दूसरी को दे दिया, अब इंट्रामस्कुलर, अब चौथी वाली लेयर को हमने दे दिया। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे स्किन में से, हमारे जो चमड़ी होती है ये वाली, इसमें से बहुत सारे जो धमनी होता है और शिरा, धमनी को हम क्या बोलते हैं, धमनी को हम बोलते हैं आर्टरी, और शिरा को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेन। तो बहुत सारे वेन भी होते हैं, बहुत सारी आर्टरी भी होती है, या फिर आप समझ लीजिए कि बॉडी में हर जगह क्या होता है, नस एक जगह से दूसरी जगह पे पूरे बॉडी में छाया हुआ है, ठीक है, सभी ऑर्गन्स के पास, ताकि सभी ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई हो, सभी ऑर्गन्स में खून पहुंचे। तो इसी वजह से वेन होता है, जिसको हम बोलते हैं शिरा हिंदी में। अब वेन के अंदर देते हैं तो हम बोलेंगे इंट्रावेनस। उसके बाद है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का मतलब होता है, देखिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो पीछे में, जब आप यहाँ पे गर्दन के पास है, जो नीचे में तक है, कमर तक, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो उस स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है, बीच में जो जगह होता है, क्योंकि वो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, इस टाइप से हड्डी बनी होती है, इस टाइप से, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसके बीच में थोड़ी सी एकदम माइक्रोस्कोप पे आप देखेंगे तो एकदम छोटा छोटा सा स्पेस होगा। उसके स्पेस में अगर हम देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसके स्पेस में स्पाइनल फ्लूइड में देंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंट्राथीकल। अब बात कर लेते हैं इंट्रापेरिटोनियल के बारे में। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि हमारा जो पेट है, जो स्टमक है, जो हमारा लीवर है, जो हमारा क्या है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। देखिए ये आया खाने की नली, ये आया हमारा स्टमक, उसके बाद ये आया हमारी छोटी आंत, ठीक है, उसके बाद इधर आया हमारा लीवर, ठीक है। तो अब इतना ही रहने देते हैं। अब ये सभी अंग के ऊपर से एक पतली सी झिल्ली होती है, मतलब एक पतला सा सतह पाया जाता है, एक पतला सा, समझिए कि पर्दे टाइप का पाया जाता है, एक पतला सा लेयर, ठीक है। उस लेयर को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए PERI, पेरिटोनियम, PERITONEUM। तो ये सभी अंगों को एक पतली सी झिल्ली ढकी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। तो ये जो पेरिटोनियम है इसमें भी इंजेक्शन पड़ता है, लेकिन इसको अक्सर यूज नहीं किया जाता है, आजकल इसको यूज नहीं करते हैं और अधिकतर इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन इस वाले लेयर में भी इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियम,
पेरिटोनियल, ठीक है। अब ये आ गया किसमें, ये भी आ गया पैरेंटल रूट में। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रामेडुलरी, मतलब बोन मैरो। अब बोन मैरो कहाँ पे होती है, हमारा कोई भी बोन है, ये जो मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, इस सारे हड्डियों के बीच में सबसे अंदर में बोन मैरो पाया जाता है। तो उस बोन मैरो में अगर इंजेक्शन देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इंट्रामेडुलरी, ठीक है। अब ये जो इंजेक्शन है जो बोन मैरो में दी जाती है वो हम क्यों देंगे बिना काम के, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर जो मेडिसिन है वो हमारे नसों में दी जाती है, मतलब इंट्रावेनस होता है, हमारे मसल्स में दी जाती है, मतलब इंट्रामस्कुलर होता है, या फिर सबक्यूटेनियस होता है, या फिर इंट्राडर्मल होता है। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें यहाँ पर भी इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में इन्फेक्शन है तो क्या होगा, तो उसके बॉडी में अगर हम देंगे, यानी कि अगर उसके नसों में देंगे तो उसमें भी खून बहता है। जब उसके खून में ही इन्फेक्शन है तो वो जो मेडिसिन है वो सही से काम नहीं करेगी और हो सकता है कि रिएक्शन हो जाए, हो सकता है कि उल्टा रिएक्शन हो जाए और वो जो दवाई है वो उसको फायदा करने के बदले नुकसान कर जाए। तो हम उस समस्या से हम निपटने के लिए क्या करेंगे, हम बोन मैरो में देंगे, इस वाले स्पाइनल कॉर्ड के बीच में बोन मैरो में हम दे देंगे। लेकिन हमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हम किसी को बोन मैरो में दे रहे हैं, मतलब ब्लड में नहीं दे रहे हैं, हड्डियों में दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि उसके बोन में कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, बॉडी के किसी भी बोन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बोन्स में भी इन्फेक्शन होगी, अगर उसके हड्डियों में भी इन्फेक्शन होगी तो क्या होगा, तो भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है मेडिसिन का। तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, अगर बोन में इन्फेक्शन है तो हम क्या बोलेंगे उसको मेडिकल टर्म में, ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बैक्टीरियमिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में, ब्लड में अगर बैक्टीरिया मौजूद है और उस बैक्टीरिया के कारण उसको कोई बीमारी हो रही है अभी, या फिर अभी तक कोई लक्षण भी नहीं आया है, तब भी हम उसको नहीं देंगे। ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो इंजेक्शन का प्रोसेस है, ये हम नहीं करेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि एंटेरल रूट और पैरेंटल रूट में क्या क्या डिफरेंसेस है और इसमें कितने टाइप के इंजेक्शन के प्रोसेस होते हैं, मतलब इंजेक्शन का मतलब प्रोसेस, तो कितने टाइप से हम इंजेक्शन दे सकते हैं, इंजेक्शन की प्रोसेस हम कर सकते हैं। और इस वाले में हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब इंजेक्शन ये जो सारे हम देते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है कि बॉडी में जल्दी से इसका इफेक्ट होता है, जल्दी से प्रभाव होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अगर वो किसी भी बीमारी से परेशान है तो बहुत जल्दी उसको आराम महसूस होगा। लेकिन इन सभी इंजेक्शन की जो प्रोसेस है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है कि अगर पेशेंट को हम इंजेक्शन देते हैं तो पहली बात, उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। सबसे पहले कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, और हो सकता है कि अगर हमने गलत जगह पे इंजेक्शन दे दिया तो फिर हम उस मेडिसिन को वापस भी नहीं ला सकते हैं। वो जो दवाई हमने दे दी एक बार ब्लड में, अब वो वापस आएगी नहीं। अगर हमने गलत दवाइयाँ दी हैं या फिर अगर हम ज़्यादा डोज दे देते हैं पेशेंट को इंजेक्शन के माध्यम से, तो भी क्या होगा, तो भी साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो इंजेक्शन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, एंटेरल रूट के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो मतलब दोनों परफेक्ट नहीं है, दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग दोनों परफेक्ट है। तो इस तरह से होते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब किस रास्ते से हम पेशेंट को कब कब मेडिसिन देंगे, इस बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। और आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप को भी बना दिया है, तो आप वहां जाकर के मैसेज कर सकते हैं, आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं और आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर है फार्माकोलॉजी का वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।